हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर ग्रैड्स। फ्रेंड्स, आई होप आपने अभी तक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज के क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के बारे में। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास जैसे ही अपन बोर्ड प्लस सीयूईटी दोनों की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे और जितने भी टॉपिक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो कई बार बुक्स में ये टॉपिक जो है वो काफी छोटा दिया जाता है और हमने ये टॉपिक क्लास 11th में कंप्लीट किया है। तो टॉपिक का नाम है कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों जरूरी है कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ना? कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन की जाती है। राइट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तभी हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। बट कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं अपनी क्लास की कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, वहां पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। यहां पे अगर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए कोई भी एक आपके पास बॉडी है जिसका मास m है और आप उसको एक हाइट पे लेकर जाना चाहते हैं, तो पाथ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है कि वर्क कितना करना पड़ेगा। राइट, मतलब कि चाहे कैसा भी पाथ हो, वर्क डन जो है वो कांस्टेंट रहेगा दो गिवन पोजीशंस के लिए। यानी कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो पाथ पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी वर्क की, वर्क इज इंडिपेंडेंट। राइट, तो इसी तरीके से अपन कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी ऐसा ही फोर्स होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे अपन? A force is said to be conservative if work done by or against. If work done by or against, the force in moving a body depends only on the initial and final positions of the body, not on the nature of path followed between the initial and final positions. Right? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम तो बेसिकली इसके बारे में इस क्लास में बात करने वाले हैं। आज के क्लास के दो पार्ट्स रहेंगे। एक पार्ट में अपन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, सेकेंड पार्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैपेसिटेंस। राइट, तो एक ही वन शॉट में दोनों चीजें अपन खत्म करने वाले हैं। आगे अगर बढ़े, electrostatics force between electric charges is a conservative force. The work done by conservative force is completely recoverable. राइट, ये भी एक तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि जो भी वर्क किया जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे कई बार हम बच के निकल जाते हैं कि हम कह देते हैं कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, बट सही मायने में हमें ये कहना चाहिए कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अपने पास यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q और इससे r डिस्टेंस पे यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2, तो ये है सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। ये है आपका सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स और हमें यही कहना चाहिए कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। राइट फ्रेंड्स, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन बात करेंगे, अपन डिराइव करेंगे आज की क्लास में कि क्या होती है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, तो क्या क्या बोलेंगे अपन ये बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे P, आप एक इंफिनिटी से कोई चार्ज को मूव करके इस पॉइंट P पे लेके आना चाहते हो और मान लेते हैं ये इस P पॉइंट पे इसके आसपास कोई ना कोई दूसरा चार्जेस जो है वो रखे हुए हैं। इनके बारे में अभी अपन को बात नहीं करनी, थोड़ी देर में अपन बात करेंगे। आप इस Q चार्ज को इंफिनिटी से इस P पॉइंट पे लेके आना चाहते हो तो जरूर आपको लेके आने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क आपको करना पड़ा है, अपन ये कह सकते हैं कि ये इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी एट दिस पॉइंट P। कहने का मतलब ये है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q at a point in the presence of field due to any other charge configuration। इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले पोटेंशियल एनर्जी समझने की कोशिश कर रहे हैं। In the presence of field due to any charge configuration is the work done by the external force, is the work done by the external force equal and opposite to the electric force in bringing the charge Q from infinity to that point। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस Q चार्ज को यहाँ मूव करके लेके आ रहे थे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है P और ये इंफिनिटी से आप एक चार्ज Q को लेकर आ रहे थे, तो जब आप Q चार्ज को लेकर आ रहे थे तो
इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट कर रहा होगा। मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट। ये होगा एक्सटर्नल फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड ठीक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बराबर होगा। ऐसा अपन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक्सिलरेट करके आए, ठीक है। वी वांटेड टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू द नोन पॉइंट विदाउट एनी एक्सिलरेशन, बिना किसी एक्सिलरेशन के अपन इसको मूव करना चाहते हैं, राइट। आगे बात करें, अगर अपन ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वैसे तो कोई एक नई चीज नहीं है, अभी कोई यूनिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन अपन ने एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दिया। कैसी फिजिकल क्वांटिटी? अपन ने ये बोल दिया है कि अब जैसे मान लीजिए यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इस चार्ज से अज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स कि अपन एक R पॉइंट पे, एक नोन पॉइंट पे वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पे। तो कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट P है, ये आपका नोन पॉइंट P। तो सेम काम वही करना है, इंफिनिटी से इस बार एक यूनिट चार्ज, यानी कि एक टेस्ट चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कोई नई बात नहीं है, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ नोन पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट। यूनिट इसकी भी जूल्स रहेगी, एसआई यूनिट इसकी वोल्ट रहेगी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। इजी स्टफ है अभी तक सब कुछ। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है वोल्ट, यानी कि जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला सबके याद होने चाहिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम सीयूटी के पेपर में, हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और वहां पे आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद रहे इनके, M1 L2 3 T-3 I-1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पे इस बात का ध्यान रखना, ये स्केलर क्वांटिटी तो है, बट अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका साइन भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। और किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए किसी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल 2 वोल्ट आ रहा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से -3 वोल्ट आ रहा है, तो वहां पे जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा दैट विल बी -1 वोल्ट। इनको स्केलर एडिशन इनका अपन कर देंगे, राइट। मूविंग ऑन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है दोस्तों? तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R, जहां पे R जो है वो है डिस्टेंस। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे Q, और इससे R डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी KQ/R। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑलराइट। देन पॉइंट चार्ज के बारे में अपन ने बात कर ली, काफी यूज करने वाले हैं। जब जब डाइपोल में अपन डाइपोल की बात करेंगे, अपन पॉइंट चार्ज को यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स को कैसे समझेंगे? तो अगर जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे दो सिस्टम, एक सिस्टम में दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास यहाँ पे है Q1 और यहाँ पे है Q2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। अब यहां से थोड़ा सा आगे की अपन जो है वो पोटेंशियल अपन ने समझ लिया, क्लास 10th में भी आपको पता था पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहां से अब थोड़े से अपन नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आपको कितना वर्क करना पड़ा होगा, आपको मतलब एक्सटर्नल फोर्स को इस सिस्टम को असेंबल करने में, राइट। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ये सिस्टम ऐसा तो नहीं रहा होगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि अपन यहाँ पे थोड़े स्टेप्स बनाते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं
ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि अपन सबसे पहले अपन लेकर आए Q1 को। कहां से लेकर आए होंगे? इंफिनिटी से Q1 को सबसे पहले अपन लेकर आए। तो Q1 को जब लेकर आए तब इस सिस्टम पे और कोई भी चार्ज नहीं था। अगर कोई भी चार्ज नहीं था तो Q1 को लेके आने में, यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग Q1 विल बी जीरो। तो Q1 को लेके आने में कोई भी वर्क अपन को नहीं करना पड़ा होगा, राइट। लेकिन अब जब आप Q2 को लेकर आओगे, जब आप Q2 को इसके पास लेकर आएंगे एंड डिस्टेंस जो है वो R डिस्टेंस पे लेकर आओगे, तो आप Q2 को भी इंफिनिटी से लेकर आ रहे हो। अब Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। तो अब क्योंकि Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अब एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा। अब उनका साइन ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, राइट। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको इस डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा, राइट। दैट मींस, सॉरी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दैट मींस वर्क डन टू ब्रिंग Q2 विल बी। तो दोस्तों वर्क डन कितना हो जाएगा? तो वर्क डन हो जाएगा इस पॉइंट पे Q1 का पोटेंशियल कितना है, तो उसको लिख देते हैं V1 है Q1 का पोटेंशियल, राइट, इनटू Q2। क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? अपन ने थोड़ी देर पहले अभी देखा था कि भाई जो वर्क डन, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि वर्क कितना हो जाएगा? Q इंटू वी। तो यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग Q2 विल बी V1 इंटू Q2। तो V1 इंटू Q2 का मतलब यही हो जाएगी अब आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो हो जाएगा दैट विल बी, अच्छा V1 के बारे में क्या ख्याल है? V1 का फॉर्मूला अपन लगा देते हैं सिंपली K Q1 अपॉन R और इंटू Q2। तो यही हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी तो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात करी। अब आप एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात कर सकते हैं। क्या लिखा है? इफ द टू चार्जेस हेयर आर ऑफ अपोजिट साइन देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी तो फिलहाल मैंने आपको इसमें क्या बोला था कि दोनों के दोनों जो चार्जेस है वो पॉजिटिव होंगे। लेकिन मान लीजिए एक किसी पर्टिकुलर केस में अपन ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि जो चार्जेस हैं वो एक ऑपोजिट पोलैरिटी के, मतलब ये हो गया आपके पास प्लस Q1 और यहां पे हो गया आपके पास माइनस Q2। ऐसे सिस्टम की अपन को पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बतानी है। ये है हमारा सिस्टम, दिस इज आवर सिस्टम। तो दोस्तों इस सिस्टम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप जरूर Q1 को लेकर आए होंगे। तो जब आप Q1 को लेकर आए हो तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा। और Q2 अभी कहां पे रखा हुआ है? Q2 रखा हुआ है अभी इंफिनिटी पे। तो Q2 अगर इंफिनिटी पे रखा है, अगर Q2 आपका इंफिनिटी में रखा है, इस पॉइंट पे जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? वो है जीरो। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। और जैसे ही Q2 इसके पास आना स्टार्ट करेगा, जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल आप Q2 को इंफिनिटी से यहां पे ले आए, अब तो Q1 जो है वो Q2 को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये है मान लेते हैं पॉजिटिव और ये आपने ले लिया है नेगेटिव। तो ये लगेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। यानी कि इसको अगर आपको एक्सिलरेट नहीं करवाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, करेक्ट। तो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी अब जीरो से कम होनी स्टार्ट होगी। तो जीरो से कम होनी स्टार्ट होगी तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी दैट विल बी रिटर्न विद अ नेगेटिव साइन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट तो खैर पुराना ही है। आप अट्रैक्टिव फोर्सेज रहते हैं तो आप पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। अगर रिपल्सिव फोर्सेज रहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को आप पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों को मैंने पॉजिटिव माना था तो मैंने जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैंने पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे लिखा है। तो यही बात लिखी है, इफ द टू चार्जेस हेयर आर ऑफ अपोजिट साइन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। The electrostatics interaction energy of this system can be given as work done in bringing Q2 from infinity to a given separation। ये जो अपन ने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है इंट्रैक्शन एनर्जी, ये इसी को ही अपन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी कह रहे हैं। वर्ड्स एक ही हैं, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देन अगर बात करें भाई ऐसे ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन एक काम करते हैं, अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है।
और एक स्क्वायर में आपके पास यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं, मान लेते हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ये मान लेते हैं अपने पास यहाँ पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, राइट। और ये भी मान लेते हैं कि जो सेपरेशन है स्क्वायर, मतलब जो सॉरी जो एज लेंथ है दैट इज ए। अब बात वही है सिस्टम की, अगर अपन को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, अब अगर अपन को सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो अपन कैसे लिखेंगे? अपन बोलेंगे कि भाई सबसे पहले तो हम लेकर आए Q1 को इंफिनिटी से, तो कोई काम कोई वर्क करना पड़ा? कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके पहले कोई था ही नहीं वहां पे। ऐसा मान लेते हैं सबसे पहले Q1 को लेकर आए, फिर उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि फिर अपन लेकर आए Q2 को, तो द वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी, Q2 को जब लेकर आए तो Q1 का यहाँ पे पोटेंशियल लग रहा है, और वो पोटेंशियल कितना है? वो है k Q1 बाई ए। तो ये हो जाएगा k Q1 Q2 बाई ए। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर जब आप Q3 को लेकर आएंगे तो अब Q2 भी प्रेजेंट है, Q1 भी प्रेजेंट है। अच्छा, Q1 का यहां से जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंस है, ये अपन लिख सकते हैं कि ये है a√2, राइट। तो ये हो जाएगा k Q1 की वजह से जो वर्क करना पड़ रहा है दैट विल बी k Q1 Q3 बाई a√2 प्लस, फिर उसके बाद Q2 की वजह से जो वर्क करना पड़ रहा है तो k Q2 Q3 अपॉन a। देन अब लेकर आते हैं अपन किसको? Q4 को लेकर आते हैं, तो Q4 को लेकर आने में Q3 भी की वजह से वर्क करना पड़ेगा, Q2 और फिर Q1। तो एक एक करके लिखते हैं, तो k Q1 इंटू Q4 बाई a प्लस k Q2 इंटू Q4 बाई a√2 प्लस k Q3 इंटू Q4 बाई a। तो ऐसे आप ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं, राइट। तो सिंपल सा काम है, अब चाहे वो आपको कितना ही एक हेक्सागोन दे दे, अब आपको समझ में आ गया है कि आपको किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी लिखनी रहती है। लेकिन फ्रेंड्स यहां पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी ये जो हम सिस्टम अरेंज कर रहे हैं, आपको याद है मैंने डेफिनेशन क्या दी थी आपको कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे डिफाइन की जा सकती है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये जैसे मान लीजिए ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को असेंबल करने में जितना वर्क करना पड़ा है वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब अगर अपन आगे बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट अपन ये चीज बोलेंगे कि अभी तक यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, मतलब ये जो भी चीजें हो रही हैं दिस इज इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि अगर जैसे मान लीजिए सेम यही क्वेश्चन आ जाए, सेम यही टॉपिक आ जाए, लेकिन आपको बोला जाए कि यहाँ पे अब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और अब आपको यही सिस्टम जो है वो अरेंज करना है। तो बस अंतर ये हो जाएगा कि जो पहला वाला चार्ज पार्टिकल भी जब आप लेकर आए थे, यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग Q1, अब इसकी वजह से Q1 को लेकर आने में भी वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q1। तो सारे चार्ज पार्टिकल जो आएंगे उनमें एक और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा जो कि रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी, राइट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आज की क्लास में आएंगे तो फिर अपन उनको सॉल्व करेंगे। मूविंग ऑन, so when more than two charge particles are there in the system, the interaction energy can be given by the sum of interaction energy by all the pairs of particles। तो यही अपन ने बात करी फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट भी अपन पढ़ लेते हैं इसी के साथ। सेकेंड पॉइंट में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट चार्ज is considered as zero which is brought from infinity to a point having no external repulsive forces and no other charges present in the space, right friends। moving on, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। आप लोगों को याद होगा अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में पढ़ा, तब वहां पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी थी। अब डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए काम तो यहाँ पे वही किया जाता है कि एक ली जाती है एक्सियल पोजीशन, एक ली जाती है इक्वेटोरियल पोजीशन। काफी आसान से डेरिवेशंस रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये है चार्ज Q प्लस Q, या मान लेते हैं यहाँ पे अपन माइनस Q, और यहाँ पे है चार्ज प्लस Q। तो अगर सबसे पहले अपन यहाँ पे
बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और बोलें कि हम एक्सियल पोजीशन पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो वी आर गोइंग टू से कि लेट्स से कि यहां से इतनी दूरी पे, यहां से इतनी दूरी पे अपन ने एक पॉइंट ले लिया है और इस पी पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। आपको पता है क्या करना है, मिड पॉइंट से ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है फ्रेंड्स, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं कि ये है 2a, ये डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं कि ये है 2a। सो ये डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं x, राइट। सो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दिस विल बी x माइनस a, एंड सिमिलरली ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा x प्लस a, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन को नेट पोटेंशियल बता लगाना है तो नेट पोटेंशियल होगा वेक्टर सॉरी स्केलर सम, जो कि होगा प्लस क्यू की वजह से एंड प्लस जो कि होगा क्यू माइनस की वजह से, राइट। तो प्लस क्यू की वजह से जो होगा वो होगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस है, के क्यू बाय आर, फिर माइनस अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहां से के क्यू कॉमन ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन, मैं एक ही साथ सॉल्व कर देता हूं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा के क्यू 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2aq को आप p भी लिख सकते हो, तो दिस विल बिकम kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। और अगर आप चाहो तो अब आप जो है वो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो अगर शॉर्ट डाइपोल की बात है, या तो फिर फॉर्मूला ऐसे ही आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां तक तो अपन को ये बात समझ में आ गई कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें इक्विटोरियल पोजीशन की, अगर इक्विटोरियल पोजीशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये वाला केस। इक्विटोरियल पोजीशन के लिए नेट पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब ये चीज यहां पे समझे, ये है आपका डायग्राम और यहां पे किसी एक पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो ये डिस्टेंस जितना भी है उतना ही ये डिस्टेंस भी है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। और यहाँ पे इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर, और यहाँ आएगा प्लस के क्यू बाय आर, तो ये तो नेट पोटेंशियल तो यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इक्विटोरियल पोजीशन पे नेट पोटेंशियल जो है वो जीरो निकल के आपका आता है। अगर इसी में ही अपन बात करें एक और डेरिवेशन की, जो कि मेरे ख्याल से आप जिस डेरिवेशन को आप याद रख सकते हो वो है आपके जनरल पॉइंट के लिए, यानी कि पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, कोई भी अगर पॉइंट हो आपके पास, तो अपन किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये है आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पे है मान लीजिए आपके पास Q, यहाँ पे है आप, यहाँ पे आपके पास माइनस Q, यहाँ पे आपके पास Q, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं दैट इज 2a, राइट फ्रेंड्स। एंड अब एक काम करते हैं, अब ना तो एक इक्विटोरियल पोजीशन लेते हैं ना ही एक्सियल लेते हैं, अब अपन एक रैंडम पोजीशन ले लेते हैं जो कि कुछ एंगल थीटा पे यहाँ पे अपन को मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे अपन पी पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, और ये जो एंगल है ये मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो अब अपन को चाहिए क्या चीज है, अपन को ये वाला डिस्टेंस चाहिए एक तो, और अपन को चाहिए ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि तभी तो मैं बोलूंगा कि जैसे मान लीजिए ये वाले डिस्टेंस को मैंने कह दिया ये है R1 और ये वाले डिस्टेंस को मैंने कह दिया R2, तो बेसिकली मैं जब नेट पोटेंशियल की बात करूंगा तो आई एम गोइंग टू राइट V नेट विल बी इक्वल टू के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय R2, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा, राइट। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसमें अपन ये कहते हैं कि देखिए ये तो ये डिस्टेंस अपन को गिवन है, मान लेते हैं ये जो है ये x है, राइट, ये है एंगल थीटा। अब अपन क्या करते हैं, अपन यहां से एक परपेंडिकुलर स्पेस तरीके से जो है वो ड्रॉ कर देते हैं।
तो जैसे मान लीजिए एक परपेंडिकुलर अपन यहाँ पे यहाँ से अपन थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, इसी के आगे, इसके आगे एक्सटेंड करने के बाद अपन यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है वो कुछ इस तरीके से अपन गिराते हैं इस पे, राइट फ्रेंड्स। तो ये अपन ने परपेंडिकुलर गिरा दिया है यहाँ पे। ये जो है ये है एंगल थीटा, सॉरी ये जो है ये है एंगल 90 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक है एक्स। ये अगर एंगल थीटा है फ्रेंड्स तो ये एंगल भी थीटा होगा, इजंट इट। और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का ये है ए। जरा फिर से देख लीजिए ध्यान से, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है ए, एंड ये है एंगल थीटा, राइट। अगर ये एंगल थीटा है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा ए कॉस थीटा, राइट। अब या पी से लेके ये वाला पॉइंट, मैं इस पॉइंट को कुछ ना कुछ नेम दे देता हूं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है क्यू, और इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं ये है ए, ये है बी, राइट। तो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं, वो बात ये है कि भाई पी जो डिस्टेंस है वो लगभग लगभग बराबर है पी क्यू डिस्टेंस के, राइट। जो पी डिस्टेंस है वो लगभग लगभग बराबर है पी क्यू के। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि जो R2 हो जाएगा आपका, R2 विल बी एक्चुअली x प्लस ए कॉस थीटा। यहां से लेके यहां तक है x, और यहां से लेके यहां तक आ गया ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा x प्लस ए कॉस थीटा। सिमिलरली अपन क्या करेंगे कि अपन यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे गिरा देंगे, राइट। और ये परपेंडिकुलर गिराने के बाद अब अपन वापस से, ये डिस्टेंस है a, तो ये हो जाएगा आपके पास वापस से यहां से लेके यहां तक हो जाएगा आपके पास a cos थीटा। तो अब अगर मैं R1 को बोलूं तो ये जो P, और इसको मैं अपन बोल देते हैं ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन नाम दे देते हैं दिस इज R। तो अपन कह देंगे जो PQ, जो आपके पास जो PB है, दैट इज नियरली इक्वल टू PR, राइट। सो दैट मीन्स R1 कैन बी रिटन एज x माइनस a cos थीटा। तो अब ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वी नेट पे। वी नेट पे अगर अपन डालेंगे तो वी के क्यू तो देखिए कॉमन ले लेते हैं, 1/R1 की जगह लिख देते हैं x माइनस ए कॉस थीटा, और R2 की जगह अपन लिख देते हैं -1/x प्लस ए कॉस थीटा, राइट। सो दिस विल बिकम के क्यू, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस ए कॉस थीटा माइनस x प्लस ए कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब यहां से x तो आपको कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये डेरिवेशन करना थोड़ा सा अपने लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, या आप जनरली इसका फॉर्मूला आप सीयूटी के लिए अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो याद रखें ही रखें, राइट। अब अपने पास यहां तक आ गया, देख लेते हैं इसको। एक काम करते हैं यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं अपन आगे। सो यहां पे अब अपने पास आ गया है के क्यू 2a cos थीटा, के क्यू 2a cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास नेट पोटेंशियल। तो अब आप ये फॉर्मूला चेक भी कर सकते हो आपके इक्विटोरियल और एक्सियल के लिए। तो अगर आप इक्विटोरियल के लिए डालेंगे तो थीटा विल बी π/2, तो π/2 तो सब जीरो हो जाएगा, राइट। और अगर एक्सियल के लिए डालेंगे तो थीटा विल बी 0 डिग्री, अगर उस तरफ है तो 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो दिस विल बी 1, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू 2a, और ये भी 0 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अपना यही फॉर्मूला जो है वो अपना वैसे भी अपना आ रहा था एक्सियल पोजीशन पे। तो ये तो हो गई बात आपके पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की, यहाँ पे खत्म। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ ना कुछ। अभी तक अपन ने पोटेंशियल से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं किया। फर्स्ट पार्ट में ज्यादातर चीजें सिंपल हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपसे उनके क्वेश्चंस बन जाएंगे। न्यूमेरिकल की बात करें तो पोटेंशियल से कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, वो मैं कुछ आपके लिए लेकर आया हूं। ये शायद से प्रीवियस ईयर में एक बार आया है, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्वेश्चन है 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर 2L, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं, और
यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू ऑर्डर में लिखते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2L, ऑफ साइड 2L, राइट। आगे बोला जा रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिड वे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। मतलब कि बात ये बोली जा रही है कि भाई यहां पे नेट पोटेंशियल पता लगाना है, इस पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल पता लगाना है कि नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो नेट पोटेंशियल की अगर बात करें तो नेट पोटेंशियल जरा एक बार लिख के देखते हैं। देखिए मिड वेव की बात करें ना तो ये डिस्टेंस क्यू से हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एल, तो एक तो हो गया 2k/Q/L, क्योंकि भाई इस वाले की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है, ये जो डिस्टेंस है ये है एल, ये है एल, तो यहाँ पे हो जाएगा k/Q/L इसकी वजह से, k/Q/L इसकी वजह से, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगर मान लीजिए इस वाले की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो आप लोगों को थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, यहां से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट आसानी से किया जा सकता है, आई थिंक ये है 2L और ये है L, तो ये हो जाएगा आपके पास 2L का स्क्वायर 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यानी कि 5L स्क्वायर, राइट। यानी कि अगर मैं सीधे लिख दूं तो दैट विल बी, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों दैट विल बी L√5, राइट। ये डिस्टेंस हो जाएगा L√5 और सिमिलरली ये वाला भी जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम यही होगा, करेक्ट। तो यानी कि यहां से अपने पास आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ k और ये जो है वह आपका माइनस क्यू अपॉन √5 इंटू एल। यहां से कॉमन जो जो चीजें आ रही हैं वो ले लीजिए, तो 2kq/L जो है वो कॉमन आ रहा है, और अगर अपन ब्रैकेट में देखें तो अपने पास आ जाएगा -1/√5। तो ये जो है वो अपने पास कुछ आंसर निकल के आ रहा है, तो k की जगह पे आप 1/4πε0 डाल सकते हो, तो दिस विल बिकम 2q 4πε0 इंटू एल और ब्रैकेट में 1 - 1/√5, ये हो जाएगा आपके पास आंसर, राइट। सो सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी दी करेक्ट वन, ठीक है। तो थोड़ी बहुत सी ज्योमेट्री अपन को लगानी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन जो है वो सिंपली k/Q/R वाले फॉर्मूले से अपना सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल की। तो जब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल की बात करेंगे तो इस टॉपिक को थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। इट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट जो वन शॉट वाला वीडियो था उसमें हमने याद है बात करी थी कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो टॉर्क की वैल्यू निकल के आती थी PE sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू निकल के आती थी दोस्तों PE sin थीटा। तो अब अगर मान लीजिए अपने पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से, और अपने पास जो डाइपोल है, डाइपोल कुछ ऐसा दिया हुआ है अपन को, ये है -Q, ये है +Q, और मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि हम क्या बोलते हैं Q को और थीटा एंगल जो है वो रोटेट करना चाहते हैं, या थीटा एंगल हमने रोटेट करके रखा है। मान लेते हैं ये पहले जो है वो किसी एक अलग कॉन्फ़िगरेशन में था एंड वी वांट टू रोटेट इट थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाना चाहती है, वो चाहती है कि ये वापस से अलाइन हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और हम चाहते हैं कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ऐसा हो तो हमें वर्क करना पड़ेगा, राइट। और वो जो वर्क होगा वो वर्क कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम ये बोलेंगे कि चलिए मान लेते हैं डी थीटा जो है हमने इसको रोटेट किया, तो जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा, राइट। ये किसकी वजह से वर्क निकाला जा रहा है? ये वर्क निकाला जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से, राइट। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट, इसको आप इंटीग्रेट करोगे DW को, यानी कि टोटल वर्क निकालने के लिए, तो जो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यानी कि PE sin थीटा इंटू डी थीटा, और मान लेते हैं कि θ1 से θ2 तक आप
जो है वो इसको घुमाना चाहते हो, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अगर ये भी बात ध्यान में रखें कि अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं फील्ड कितना वर्क कर रही है, तो वर्क डन बाय फील्ड विल बी नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, राइट। तो ये बात जो है वो हमेशा ट्रू रहेगी, ये बात हमें अपन ने स्टार्टिंग में भी लिख ली थी। तो अगर अपन इसको इंटीग्रेट कर दें तो पी तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स अगर लगा दें तो आपको पता होगा कि पहले तो अपन लगाते हैं अपर लिमिट, फिर अपन लगाते हैं माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, यानी कि जो वर्क आ जाएगा दैट विल बी पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास वर्क डन, और यही हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने से पहले एक काम और करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा ये बात कि जब भी अपने पास कभी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है तो अपन एक रेफरेंस लाइन जोड़ लिया करते, रेफरेंस लाइन बना लिया करते थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, यहाँ पे हाइट h पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप mgh बोल देते थे, तो वो तो इसके रेफरेंस में बोलते थे, राइट। क्यों? क्योंकि इस रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो मान लेते थे। तो सिमिलरली अपन यहाँ पे भी अपन को पता है कि cos 90 यानी कि थीटा 2 जो है वो जब 90 डिग्री होगा तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो यानी कि अपन उसको अपन ने रेफरेंस लाइन बना दिया, मतलब से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस पी डॉट ई, राइट। और ये किसकी वजह से है? ये है आपकी फील्ड की वजह से। तो ये फॉर्मूला अपना हो गया है तैयार, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल का। आगे बढ़ते हैं, अब एक बार देख लीजिए पूरा फॉर्मूला। लेट्स मूव ऑन। Dipole in an external field experiences torque which tries to align it in the direction of the electric field. The work done to oppose this force gets stored in the form of potential energy. Net torque on the dipole in the field is zero in two situations. कब? जब थीटा 0 डिग्री होगा और जब थीटा 180 डिग्री होगा। और याद है आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां कहां पे होंगे। तो इन्हीं दोनों की बात करी थी कि 0 डिग्री पे स्टेबल होता है, 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। तो एट 0 डिग्री द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी दोस्तों? माइनस पीई होगी। Similarly, when theta is 180 degree, net torque on the dipole is zero and the potential energy of the dipole in this state is maximum, और जो कि होती है PE, ठीक है, ये होगी आपकी मैक्सिमम। तो ध्यान रखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है। नेट टॉर्क दोनों ही केसेस में जीरो रहता है, ठीक है, तभी इक्विलिब्रियम है। याद है आप लोगों को, इक्विलिब्रियम अपन ने वन शॉट में इलेक्ट्रिक चार्जेस के वन शॉट में अपन ने डिटेल में पढ़ा था। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, और आसान भी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आप नाम से समझ सकते हैं कि ये वो सरफेस है जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम रहने वाला है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, तो आप इसके इसके अराउंड एक स्फीयर ड्रॉ करिए, एक स्फीयर बनाइए। ये जो स्फीयर है फ्रेंड्स, इस स्फीयर का हर एक पॉइंट जो है वो इससे इक्वी डिस्टेंट पे, और ये मैं बना देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। राइट फ्रेंड्स, तो ये जो आपकी सरफेस रहेगी, दिस विल बी नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और कैसे अपन इसको डिफाइन करेंगे कि भैया यहां पे कोई भी आप दो पॉइंट ले लीजिए, ए और बी, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस इस सेंटर से सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो वी ए विल बी इक्वल्स टू वी बी। इसी के साथ अपन ने एग्जांपल में एक चीज ये भी देख ली कि अगर चार्ज पॉइंट होता है, अगर पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस रहती हैं वो स्फेरिकल रहती हैं, और ऐसे कई इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बन जाएंगी, राइट। इसी को सेंटर पे रखते हुए ऐसी कई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन जाएंगी। अगर आपके पास मान लीजिए एक लाइन जो है चार्ज है, लाइन चार्ज है आपके पास, तो इससे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी? तो वो बन जाएगी सिलेंड्रिकल। ये हो जाएगी सिलेंड्रिकल, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा एक चीज को आपको याद रखना है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है।
इसको किस तरीके से और समझा जा सकता है, इसको कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे प्रूव किया जाता है कि भाई क्यों हमेशा ऐसा होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन एक बात ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए आपके पास जो आपका जो स्फेरिकल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस अपन बना देते हैं, ये है आपकी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। और इसको दूसरी तरीके से भी बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक मेटल ही है, एक मेटल स्फीयर है आपके पास, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे भी ऐसी परपेंडिकुलर रहती हैं, राइट। तो इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मान लीजिए किसी एक एंगल पे है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, एक तो नॉर्मल जैसा होना चाहिए और एक इसके पैरेलल सरफेस के टैंजेंट। तो अगर सरफेस के टैंजेंट आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो, तो यहाँ के चार्जेस के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और वो मूव करने लग जाएंगे, जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगेंस्ट है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके चार्जेस मूव नहीं कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं रहेंगी, तो मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने पे वर्क करना पड़ जाएगा, जो कि फिर अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वन वेयर द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस फॉर अ सिंगल चार्ज, सिंस r is constant, the equipotential surfaces are concentric spherical surfaces centered at the charge। और अगर लाइन होगा तो क्या हो जाएगा, लाइन चार्ज अगर होगा तो उससे सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। मान लीजिए एक चार्ज है वो बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है, अगर बहुत ज्यादा दूर रखा है तो उस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपके पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगी वो कुछ इस तरीके से प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगी। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ पैरेलल है इस तरीके से। मान लीजिए ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। ऑलराइट, मूविंग ऑन। For any charge configuration, the equipotential surface through a point is normal. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, is normal to the electric field at that point. There is no potential difference between any 2 points on the surface and no work is required to move a टेस्ट चार्ज ऑन दी सरफेस। हो सकता है ऐसा कोई आसान सवाल आपके पास आ जाए कि जिसमें पूछा जाए बताइए भाई यहां से लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जहां से न्यूमेरिकल्स आप फ्रेम किए जा सकते हैं, वहां काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ध्यान रखें क्या होता है रिलेशन, काफी स्टूडेंट्स को पता होगा। रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज माइनस dv by dr, that is electric field can be written as negative times of the पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगा, ये नेगेटिव साइन का ये मतलब है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपने लिए फॉर्मूला, काफी अपन इसको यूज करेंगे। और इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अपन इसको लिख सकते हैं dv कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स ऑफ e डॉट डी आर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो दोनों फॉर्मूलाज अपन काफी यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन अपन समझ सकते हैं, अपन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेके आप खुद भी इसका डेरिवेशन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है एक ये, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपके पास ये, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हो, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है डी आर, राइट। यहां से ये रिलेशन अपन निकाल सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन। Electric field is in the direction in which the potential decreases steepest. Its magnitude is given by the change in magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at that point. तो वही चीज जो लिखी है, वो जो मैथमेटिकली लिखी थी, उसी को अपन ने अब वर्ड्स में यहाँ पे समझ लिया है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। एक आध इसके ऊपर न्यूमेरिकल करके देखते हैं। कह रहे हैं a uniform electric field having a magnitude and direction along the positive x-axis. If the potential is 0 at x equals to 0, तो x equals to 0 पे पोटेंशियल जो है वो 0 है, then its value at x equals to plus x, उसका पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है।
और कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दोस्तों यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो है वो होगी यहाँ पे, राइट। तो अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपन इसके लिए लिख सकते हैं कि भाई डीवी हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे ई नॉट इंटू डी एक्स, और जब x जीरो है तब पोटेंशियल जो है वो आपका जीरो है, और जब आपका x हो जाएगा तब पोटेंशियल की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो यहां से v विल बी नेगेटिव टाइम्स ऑफ ई नॉट इंटू एक्स, नेगेटिव टाइम्स ऑफ ई नॉट इंटू एक्स, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो बस लिखने की ही बात थी, यहाँ पे कोई खास जो है वो क्वेश्चन ये नहीं था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लेट्स आर एट पोटेंशियल्स। तो अपने पास यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि दो प्लेट्स ऐसी दी हुई हैं अपन को, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। और एक प्लेट जो है वो है -10 वोल्ट के पोटेंशियल पे, और एक प्लेट है 30 वोल्ट के पोटेंशियल पे। अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि अपन को पता है इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी फ्रेंड्स, वो रहेंगी यूनिफॉर्म। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी हमेशा प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, अभी तक आप क्या लिख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख रहे थे माइनस डीवी बाई डी आर, राइट। तो अब आप इसको माइनस डेल्टा वी बाय एक्स भी लिख सकते हो, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल लिखने के लिए अपन बेसिकली कर सकते हैं -10 और फिर -30 होल डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर की जगह पे अपन लिख देंगे 2 और 100 ऊपर पहुंचा देते हैं, राइट। तो दिस विल बिकम, ये हो जाएगा -+40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 2000 वोल्ट पर मीटर। तो 2000 वोल्ट पर मीटर अपना इसका आंसर होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर चेंज नहीं हो रही है तो डायरेक्टली आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं चार्ज इंडक्शन इन मेटालिक कैविटीज, इन मेटल कैविटीज। क्या मतलब है इस बात का, कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक मेटल है, यहाँ पे आपके पास मेटल है, और यहाँ पे इसके अंदर जो है वो एक कैविटी है, और कैविटी जो है वो अज्यूम कर लीजिए वो कुछ इस तरीके से है, ये है आपके पास कैविटी। और अपन को एक बात पता है कि मेटल में सारा का सारा चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहता है। लेकिन मान लीजिए अभी आपने इसको जो चार्ज है सरफेस पे तो होगा नहीं होगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने इस कैविटी के अंदर आपने एक चार्ज दे दिया। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, आपके कॉम्पिटिटिव के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, जिसमें ये बोला जा रहा है कि आपके पास अंदर एक कैविटी है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी करते हैं। ठीक है, जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हमको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना रहता है उसको हम कैविटीज के अंदर इसी तरीके से रख देते हैं। तो जब ये क्यू चार्ज यहाँ पे रहेगा तो बेसिकली होगा ये कि इसकी इनर वाली सरफेस पे -q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -q चार्ज इंड्यूस्ड, और बाहर वाली सरफेस पे जो है वो +q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। एंड ये जो चार्ज है अब चला जाएगा कहां पे, सरफेस पे। तो इसी को कहते हैं इंडक्शन इन मेटालिक कैविटीज, राइट। तो इस तरीके से जो भी चार्ज आप अंदर दोगे वो फाइनली वो बाहर पहुंच जाएगा, राइट। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, whenever a charge is placed inside a metallic cavity, an equal and opposite charge is induced on the inner surface of cavity. A similar charge is induced on the outer surface of the body with surface charge density inversely proportional to the radius of curvature of body. इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए जितना ज्यादा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो यहाँ पे कम चार्ज जो है वो इंड्यूस होगा, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, राइट। इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। मूविंग ऑन,
अब बात करते हैं, अब इस टॉपिक से अपन स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बात करना। फ्रेंड्स, डाइलेक्ट्रिक्स का बेसिकली क्या मतलब होता है? डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब है कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं इंसुलेटर्स की, ठीक है? तो डाइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट दे आर इंसुलेटर्स, लेकिन इनकी एक खास बात होती है, वो ये कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आएंगे तो इनके अंदर भी इंडक्शन होगा और उसकी वजह से पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस हो जाएंगे, राइट? अब जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं मेनली हम वो दो तरीके के पढ़ेंगे। एक होंगे हमारे लिए पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट? तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स में जो आपके पास मॉलिक्यूल है उस पे जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करने वाले, वो अलग अलग पॉइंट पे रहेंगे, राइट? यानी कि उनका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो अलग अलग पॉइंट पे रहेगा एंड इनके पास नेट नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मतलब इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा एक मॉलिक्यूल का वो जीरो नहीं रहेगा। लेकिन जो आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो पॉजिटिव और उनके जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे, यानी कि इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो इनका जीरो रहने वाला है। लेकिन खास बात ये है कि अगर जैसे मान लीजिए अपन ये सारी बातें हटाते हैं और अपन एक डोमेन के बारे में बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पे अपन ने बात करी पोलर मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे अपन ने बात करी है पोलर मॉलिक्यूल्स की और यहाँ पे अपन ने बात करी है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, राइट? अब अगर अपन यहां पे समझे कि जैसे मान लीजिए अपने पास यहां पे काफी सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन पोलर मॉलिक्यूल्स का तो डाइपोल मोमेंट है कुछ ना कुछ, लेकिन वो रैंडमली अरेंज्ड है। इसका मतलब ये है कि जो नेट मोमेंट होगा दैट विल स्टिल बिकम जीरो, राइट? और नॉन पोलर्स में तो वो एक दूसरे को मतलब जो पॉइंट्स रहते हैं वो कोइंसाइड ही करते हैं, तो उसका तो नेट मोमेंट रहता ही नहीं है, राइट? तो ये तो बात हो गई पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। लेकिन क्या होता है कि जब आप एक मॉलिक्यूल को, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक पोलर मॉलिक्यूल है, अपन एग्जांपल के लिए अभी पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। आप एक पोलर मॉलिक्यूल का यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, और आप इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप यहाँ पे इनको रख देते हो। अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और वो फोर्स लगेगा मान लीजिए क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसकी वजह से होगा क्या कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये हो जाएगा डिस्टॉर्ट, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहां चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहां चले जाएंगे, राइट? ऐसा होने पे ये जो मॉलिक्यूल है इनके खुद के बीच में जो जो पहले ही इनका जो डाइपोल मोमेंट था अब वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि अब इनकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बननी स्टार्ट हो गई है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन बोलेंगे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कहा जाता है पोलराइजेशन। ऑलराइट, तो अब जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को अपन और डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब अपन बात करेंगे कैपेसिटर्स के अंदर, जब अपन डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर देंगे, राइट? मूविंग ऑन, सेम यही चीज नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ भी होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये चीज नहीं होगी, बस वहां पे अंतर ये रहेगा कि वहां पे जो पोलराइजेशन का एक्सटेंट है वो थोड़ा सा कम होगा। मूविंग ऑन, dielectrics are non-conducting substances having negligible number of charge carriers. A dielectric develops a net dipole moment in the presence of an external field. The dipole moment per unit volume, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, the dipole moment per unit volume is called as polarization। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या होता है, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल मोमेंट है उसको बेसिकली बोला जा रहा है पोलराइजेशन। उसी के साथ साथ मैं एक चीज और आपको यहां पे बता दूं, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, जो P है आपका, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो जो पोलराइजेशन हो जाएगा, यहां पे अपन एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी,
ससेप्टिबिलिटी, राइट। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं, दो सब्सटेंसेस को मैंने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, लेकिन एक ज्यादा पोलराइज हो रहा है, एक कम पोलराइज हो रहा है। तो जो ज्यादा पोलराइज हो रहा है मैं कहूंगा उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो है वो ज्यादा है। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का भी अपने मतलब समझ लिया। सेम चीजें आगे रिपीट होने वाली हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, तो वहां पे सेम यही सारी चीजें अपन फिर से पढ़ेंगे। मूविंग ऑन, जब अपन बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स की, यहां तक अपन ने बात कर ली। अनलाइक इन कंडक्टर्स हाउएवर द अपोजिंग फील्ड सो इंड्यूस्ड डज नॉट एग्जैक्टली कैंसिल द एक्सटर्नल फील्ड, इट ओनली रिड्यूसेस इट। इसका मतलब यह है कि ये बेसिकली बात ये कह रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन यहां पे मैं आपको वापस से याद दिलाऊं कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे एक मेटल है, क्यों कहा जाता है कि ऐसा, आपने कई बार स्टेटमेंट पढ़ा होगा, इस स्टेटमेंट से अपन एक दो चीजों के बारे में और बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये है आपके पास मेटल, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ब्लॉक ही लेना है आपको, आप सर्कुलर भी ले सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक मेटालिक सरफेस, एक कंडक्टर है आपके पास। तो अभी तक आप लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा, एक पॉइंट तो आप लोगों ने इसमें समझा ही होगा कि भाई अंदर जो है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो रहती है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसके दो तीन मतलब अपन निकाल सकते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो एक अपन कॉन्सेप्ट ये बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल जरूर कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे जीरो आएगा। तो मतलब अंदर सब जगह पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही सब जगह पोटेंशियल रहेगा। और सरफेस पे पोटेंशियल रहता कितना है एक स्फेरिकल बॉडी का? तो सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, ये होता है सरफेस पे पोटेंशियल, राइट। तो थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं कैपेसिटेंस पे। अगर दोस्तों यहां पे अपन बात करें कि भाई आपको कोई, आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर था, उसको आपको इनसाइड पॉइंट पे कहीं पे पोटेंशियल निकालना है, तो इतना ही रहेगा जितना सरफेस पे, मतलब सरफेस का पोटेंशियल और इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप बोलें कि ये सेंटर वाले पॉइंट से अपन को इस वाले पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे अपन को पी पॉइंट पे अपन को पोटेंशियल निकालना है, तो बाहर वाले पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो जाएगा यानी कि आउटसाइड, दैट विल बी के क्यू बाय स्मॉल आर। तो ये जो है अब ये वेरिएबल रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे अपन रख देते हैं पोटेंशियल, यहाँ पे रख देते हैं डिस्टेंस, तो सेंटर से लेके आर आपकी सरफेस तक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है, और ये होता है के क्यू बाय आर। और इसके बाद ये जो है ये इस तरीके से रिड्यूस करता है, यानी कि पोटेंशियल फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आर के, राइट। तो ये तो बात हो गई, लेकिन वो जो पॉइंट जो नोट से अपन इस टॉपिक पे निकल कर आए थे, उस टॉपिक, उस नोट का मतलब क्या है? उस नोट का बेसिकली मतलब ये है, इस चीज को मैं यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ, और एक पेज ये ले लेते हैं अपन। उस नोट का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, और आपको, आप कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कुछ 90 डिग्री पे इधर से आएगी, फिर इधर पे जाएगी। अच्छा, जरूरी नहीं है, मतलब ये 90 डिग्री होना तो काफी जरूरी है, लेकिन लाइंस ऐसी भी आ सकती हैं, ये 90 डिग्री पे आ रही है, राइट, और यहाँ से निकल रही है, या यहाँ से इस तरीके से निकल रही है 90 डिग्री पे, ऐसा। लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो हो जाती है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब ये कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो जरूर यहाँ पे जो होंगे वो कुछ आपके पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से बेसिकली होता यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोर्सेज ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इसके जो अंदर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इधर इंड्यूस हो जाते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस इधर इंड्यूस हो गए, और नेगेटिव चार्जेस इधर इधर इंड्यूस हो गए। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है इनसाइड, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, और इसीलिए अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो रहती है। लेकिन यही पॉइंट अपन ने अभी यहां पे पढ़ा था कि जब अपन ने ये बात पढ़ी यहां पे, ये रहा
कि unlike in conductors, however, the opposing field so induced does not exactly cancel the external field. It only reduces it. मतलब डाइलेक्ट्रिक्स में वो उसको कैंसिल नहीं कर पाता है, बस उसको थोड़ा कम कर देता है, राइट? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं होगी. ऑलराइट फ्रेंड्स, मूविंग ऑन. द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी पोलर और नॉन पोलर. अपन को ये बात समझ में आ गई कि भाई पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं. नॉन पोलर में सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है वो आपके जो है वो कॉन्साइड करेंगे. यही बात मैंने आपको समझाई. इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, जैसे वो आप लोग केमिस्ट्री में आप लोगों को मुझसे ज्यादा ही पता होगा कि जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो सेम रहती है, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो दोनों आपस में मिलजुल के जो है उनको शेयर करते हैं. तो कोई इलेक्ट्रॉन नेट एक तरफ जो है वो मूवमेंट नहीं रहता है, राइट? तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर्स हैं. इनके पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इंट्रिंसिक खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आ जाएगा तो बात अलग है, राइट? मूविंग ऑन. In polar molecules, the centers of positive and negative charges are separated even when there is no external field. तो यहाँ पे तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी रहती है तो भी आपके पास नेट मोमेंट रहता है. लेकिन पूरा का पूरा जब सैंपल लोगे आप, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल तो है नहीं डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लोगे तो वो रैंडमली अरेंज रहते हैं, तो फिर से नेट मोमेंट जो है वो कैंसिल आउट कर देते हैं. सच मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट. An ionic molecule such as HCl and molecule of water are an examples of polar molecules. In an external electric field, the positive and negative charges of a non-polar molecule are displaced in opposite directions. Thus developed an induced dipole moment, and the dielectric is said to be polarized by the external field. Right? तो यहाँ तक अपन को बात समझ में आ गई. Moving on. A dielectric with polar molecules also develops a net dipole moment in an external field, right? मतलब कि जो polar molecules रहते हैं वो net dipole moment बना लेते हैं. When an external field is applied, the individual dipole moments tend to align with the field. When summed over the molecules, there is a net dipole moment in the direction of the external field. The dielectric is polarized. आ रही है आपको बात समझ में? तो जो अपन ने चीज यहाँ पे समझी थी, जो डायग्राम के साथ अपन ने देखी थी, वही यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पोलराइज हो जाते हैं, पॉजिटिव इधर चले जाता है, नेगेटिव इधर चला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फॉर्म हो जाती है, राइट? Thus, in either case, whether polar or non-polar, a dielectric develops a net dipole moment in the presence of external field. The dipole moment per unit volume is called as polarization and is denoted by P. और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में भी अपन ने बात करी कि भाई जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो होगा ये सिंबल जिसको अपन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है? मूविंग ऑन. कुछ अब इसके बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम. अब इससे रिलेटेड तो देखिए ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, आसान ही आएंगे वो, बट शर्त क्या है कि आप आखिरी तक, मतलब जब आप 23 का CUET का पेपर दोगे, आपके बोर्ड्स का एग्जाम दोगे, उसमें भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तब ये छोटी छोटी एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं यहाँ पे, जो आपको डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए. तो क्या क्या रहेगा? ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इट विल बी कॉल्ड एज पोलराइजेशन डेंसिटी, राइट फ्रेंड्स? तो उसी को पोलराइजेशन डेंसिटी भी जो है वो वर्ड सेम ही है. X is a substance which does not allow the flow of charges through it. अगर भाई अपने अंदर से फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं अलाउ कर रहा है, इसका मतलब है कि वो डाइलेक्ट्रिक है, मतलब इंसुलेटर है. लेकिन आगे और क्या बात बोल रहे हैं? थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन वन अनदर. कैसे परमिट करता है? इंडक्शन की वजह से चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं. तो ये जो रहेगा, ये रहेगा आपका X जो है वो है डाइलेक्ट्रिक आपका, ठीक है? अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं अपना नया टॉपिक, यानी कि सेकेंड पार्ट. तो अभी तक अपन ने 1 घंटे में खत्म किया इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल. अब अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में. तो दोस्तों जब अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, कैपेसिटेंस को पढ़ना, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है कैपेसिटेंस पढ़ने की, और कैपेसिटेंस बेसिकली होता क्या है. तो उसके पहले अपन बात करते हैं कि क्या किसी भी एक, जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, यहाँ पे वी हैव गॉट अ स्फेरिकल कंडक्टर, तो क्या किसी भी एक कंडक्टर की कोई कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की? तो आंसर है बिल्कुल हाँ.
कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप इसको चार्ज देते चले जा रहे हो, तो आप इसको चार्ज देते जा रहे हो, ये चार्ज एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, बट क्या ऐसी कोई लिमिट है कि एक लिमिट के बाद आप इसको और चार्ज नहीं दे सकते हो? देखिए एक बात तो कंफर्म है, जैसे जैसे आप चार्ज देते जा रहे हो इसका पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है के क्यू बाय आर। तो मतलब कि जो आपका चार्ज है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, राइट? तो यहां से जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोला जाता है सी, विच इज नोन एज कैपेसिटेंस, विच इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी। तो अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई वी। तो इसको दो तरीके से मैं आपको समझाता हूं, एक तो इस फॉर्मूले से समझाता हूं और एक दूसरा आपको ये डायग्राम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने चार्ज इसको देते गए बहुत सारा आपने इसको चार्ज दे दिया, एक लिमिट के बाद ये होगा कि जो जैसे मान लीजिए साइड में जो एयर है, जो कि काफी अच्छा एक इंसुलेटर रहती है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा जब चार्ज आ जाएगा तो जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो जंप करके यहाँ पे वो आ जाएंगे, एंड दिस विल बी नोन एज ब्रेकडाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। मतलब कि ये ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक थी उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये अप्लाई करने लग गया है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। अब आप जैसे ही चार्ज दोगे वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो अब जो है वो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद और पोटेंशियल नहीं बढ़ सकता है कि आपने एक चार्ज दिया, उसने इलेक्ट्रॉन खा लिया, फिर आपने कहीं से और चार्ज दिया, उसने कोई दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन खा लिया, अब पोटेंशियल जो है वो नहीं बढ़ पाएगा, राइट? तो इसकी एक कैपेसिटी है। और डेफिनेशन कैसे अपन इसको कह सकते हैं? अपन डेफिनेशन कैपेसिटेंस की कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, कैपेसिटेंस वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि रिक्वायर्ड है टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। मतलब कि मान लीजिए इस स्फीयर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, रेज करने के लिए जितना चार्ज अपन को देना पड़ता है वो है कैपेसिटेंस, ठीक है? तो सी होता है Q बाई वी। सी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी कूलम पर वोल्ट या फैरेड, ठीक है? क्या होती है एसआई यूनिट? होती है फैरेड, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है, अपने प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, तो हम तो ज्यादातर यूज करते हैं माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड का मतलब 10⁻⁻⁶ फैरेड, राइट दोस्तों? तो यहां तक अपन ने अब बात स्टार्ट कर दी है कैपेसिटेंस की। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इनके पॉइंट्स के बारे में। A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator। ये तो खैर अपन ने अब स्टार्ट कर दिया है कि भाई कैपेसिटर किसको कहा जाता है। कैपेसिटेंस के बारे में अब अगर अपन ने बात कर ली है तो जरा एक बार अब कैपेसिटर भी समझ लेते हैं। तो देखिए कैपेसिटेंस अपन ने देख लिया, कैपेसिटेंस के बाद अब अपन सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें कि भाई स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। स्फेरिकल कंडक्टर, सॉरी दोस्तों, कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर और कंडक्टर में डिफरेंस है। कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में अभी जस्ट बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में देखते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसका जो रेडियस है वो है r, और यहां पे जो चार्ज है वो है q, यहां पे चार्ज है q, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा k q बाय r, राइट? इसका पोटेंशियल है के क्यू बाय आर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाय वी। तो अपन Q डिवाइडेड बाय V की जगह पर लिख देते हैं के क्यू बाय आर। Q से Q कैंसिल। दोस्तों K का मतलब क्या होता है? K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹। लास्ट क्लास में अपन ने वन शॉट में शायद से इसकी वैल्यू के बारे में ज्यादा बात नहीं करी थी, बट सिंपल चीज है। तो Q को लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये लिखा जा सकता है। तो ये इसका मतलब क्या है? ये है कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, कि मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, या वापस से वही बात बोलें कि भाई कितना चार्ज चाहिए 1 वोल्ट बड़ा पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, राइट? तो अगर अपन बात करें कि यार इसको अगर अपन 1 फैरेड रख देते, इसको मान लीजिए अपन 1 फैरेड रख देते, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो इधर आ जाता, तो ये हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाता आर, और इसकी वैल्यू आ जाती 9 इंटू 10⁹, और ये आंसर आता मीटर में। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाना है तो इतना तो रेडियस रखना पड़ेगा, अर्थ से भी बड़ा, तो प्रैक्टिकल नहीं है।
राइट। तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो अपन स्फेरिकल कंडक्टर में फेरेड जैसी यूनिट नहीं यूज करेंगे, अपन 1 माइक्रो फेरेड के बारे में बात यहाँ पे करेंगे। अगर अब अपन यहाँ पे बात करें कि कैपेसिटर वगैरह तो सब पढ़ लिया, मतलब कैपेसिटेंस पढ़ लिया। अब अगर कैपेसिटर के बारे में बात करें कि भाई कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर क्यों यूज किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे अब आपके पास एक स्फेरिकल प्लेट है, इसका एरिया है ए, और इसके पास ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब अपन कैपेसिटर बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट दोस्तों जिसमें अपन ठीक ऐसी एक सिमिलर प्लेट इसके पास ले आते हैं। और ये जो सिमिलर प्लेट है, ये स्टार्टिंग में तो अपन इसको लेते हैं न्यूट्रल, कि ये है न्यूट्रल। अगर प्लेट पास में ले आओगे तो होगा क्या कि यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा, तो माइनस चार्ज यहां आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां रिपेल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको जो है वो अपन इसकी कर देते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग करने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उसके बाद जब आप अर्थिंग हटा दोगे तो ये दोनों प्लेट्स कुछ ऐसे दिखने लग जाएंगी कि ये हो गई आपके पास एक प्लेट, ये थी आपकी पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे आपके पास दूसरी वाली अब जो पहले न्यूट्रल थी वो भी अब चार्ज हो गई, और आपने जब अर्थिंग आप हटा दोगे तो नेगेटिव चार्ज भी जो है वो सब जगह जो है वो फैल जाएगा इस तरीके से। अब ये करने का रीजन क्या रहा कि पहले इस वाले पॉइंट का जो, जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पे इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जो था वो सिर्फ इसकी वजह से था, के क्यू बाई आर इसकी वजह से था। लेकिन अब जब ये नेगेटिव वाली आपके पास प्लेट आ गई है तो इसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा, और अब नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव वाली प्लेट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव वाली प्लेट। और नेगेटिव वाली प्लेट का पोटेंशियल ऑफ कोर्स नेगेटिव में रहेगा। तो जैसे मान लीजिए पहले इसका पोटेंशियल था 100 वोल्ट और इसका इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया है 20 वोल्ट, तो आपने नेट पोटेंशियल तो कम कर दिया ना आपने, यहाँ पे अब 80 वोल्ट हो गया। और आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था Q बाई V। भाई चार्ज अभी भी इस पे Q है, इस पे भी Q है, तो आपने Q को तो कांस्टेंट रखा, लेकिन आपने V को कम कर दिया, तो यानी कि कैपेसिटेंस अब बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटर यूज करने का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, राइट। तो एक बहुत मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट्स को कि वो बोलते हैं कि सर ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज स्टोर करके रखा हुआ है। चार्ज तो स्टोर ही नहीं किया इसने, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू है, मतलब कि एक कैपेसिटर में जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। तो वो स्टोर क्या करके रखता है भाई, वो स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो एनर्जी स्टोर करके रख रहा है, राइट। जब भी आप इसको सर्किट में जोड़ोगे इसके थ्रू करंट चार्ज जो है वो पास होने लग जाएगा। तो अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो कंडक्टर्स सेपरेट किए जाते हैं बाय एन इंसुलेटर। तो अभी फिलहाल इंसुलेटर कौन थी, अभी एयर थी। फिर बाद में वो जो डाइलेक्ट्रिक पड़ा था वो डाइलेक्ट्रिक इसमें ले आएंगे, तो बीच में एयर की जगह पे अपन डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे। फिर द टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज 0 व्हाइल द कंडक्टर्स हैव चार्ज Q एंड माइनस Q। तो वो जो दो कंडक्टर्स है उनके पास चार्ज है Q और माइनस Q, लेकिन कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं रहता है। द कांस्टेंट C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q और V। बिल्कुल सही बात है भाई, ये सब चीजों में मत आना कि अगर हमने V बढ़ा दिया तो क्या C चेंज हो जाएगा, नहीं होगा C चेंज, राइट। क्यों, क्योंकि Q बढ़ाने से V भी बढ़ जाएगा, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। The capacitance ही डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात समझना, शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, और ये चीज अपन ने देखी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखो आर का मतलब है ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है क्या बात। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड, इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसके बारे में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एयर के लिए वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो फिर एयर भी जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगी, राइट। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो कि आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये जो अपन ने प्लेट्स, ये जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कैपेसिटर बनाया था, उसी की अब अपन ये प्लेट्स यहाँ पे डायग्राम में कुछ इस तरीके से समझ रहे हैं। मान लीजिए एरिया ऑफ प्लेट है A,
इन दोनों के बीच का सेपरेशन है D, इसके पास जो चार्ज है वो है प्लस Q, इसके पास जो चार्ज है वो है माइनस Q, राइट। और इसका कैपेसिटेंस अपन को बताना है। भाई कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला तो अपन को समझ में आ गया, वो होता है Q बाई V। अगर मैं यहां पे आपको बात करूं कि इसकी इसकी यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो पॉजिटिव वाले प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव वाले की वजह से इस डायरेक्शन में होगी और वो भी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो दैट विल बी जस्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। और अपन को एक बात ये भी पता है कि भाई अगर अपन को पोटेंशियल लिखना रहता है तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला अपन कैपेसिटेंस में बहुत यूज करेंगे, तो आप याद रखें। ये फॉर्मूला आया तो वहीं से ही है ना, जो आपका E इज टू माइनस dV बाई dr आया तो वहीं से ही है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा, सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह लिख सकते हैं चार्ज है Q, अपन ने अभी फिलहाल लिया हुआ है स्मॉल Q, Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आ गया आपके पास, राइट। अगर इसी को ही अपन यहाँ पे अब फॉर्मूले में लगा दें तो अपने पास हो जाएगा C इक्वल्स टू Q बाई V की जगह लिख देता हूं Q इंटू डी, और ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। तो Q से Q कैंसिल दोस्तों, ये Q और ये Q सेम ही है, तो आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये हो जाएगी आपकी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपन को याद रखना है। देखिए मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि बीच में अभी फिलहाल एयर है, ए का मतलब एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। डी का मतलब दो प्लेट्स एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं। ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे खत्म। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। A parallel plate capacitor consists of two large plain parallel conducting plates separated by a small distance. For now, the intervening medium between the plates is vacuum. In the inner region between the plates 1 and 2, the electric field due to the two charged plates add up. सही है बात, बिल्कुल। The net electric field at the outer regions will be zero. ये बात भी बिल्कुल सही है, आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो रहेगी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट। अब आगे बात करते हैं और बोलते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ इट हैज गॉट चार्ज। अपन C की जगह पे अपन बेसिकली लिखेंगे Q बाई V। तो अगर उसके पास 9 कूलम का चार्ज है और उसके पास 5 वोल्ट है तो 9 बाई 5 हो जाएगा, और 9 बाई 5 मेरे ख्याल से जो हो जाएगा वो जाएगा 1.8 फैरेड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए फॉर्मूले के ऊपर, हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, और फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। Calculate the capacitance of a capacitor if 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another conductor of a capacitor and a potential difference of 10 volt develops between the two conductors. तो सबसे पहले तो अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज हो जाएगा N इंटू E। तो N है 10 टू द पावर 12, E है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये हो जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। तो आपके पास जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा C बाई V। तो V जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 10, तो दिस विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 फैरेड। 1.6 into 10 to the power minus 8 farad. All right, moving on. What is the net electric field in the outer regions above the upper plate and below the lower plate? तो वो होती है 0, right? अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें से काफी बनते हैं बट कंसेप्चुअल रहते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। देखिए अब अगर अपन यहीं पे बात करें कि हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे था कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरीके से था आपके पास। पहले इसकी कैपेसिटेंस अपन ने देख ली थी कितनी आ रही थी, तो पहले इसकी कैपेसिटेंस निकल के आ रही थी एप्सिलॉन नॉट ए
बाई डी, राइट। अब अगर आप इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देंगे, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान लेते हैं आपने जो है कुछ इस तरीके का डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इसमें इंसर्ट कर दिया, और अभी तो अपन ने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट किया है वो पूरी थिकनेस को कवर कर रहा है, राइट। ये आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर दिया, और एक चीज अब अपन यहां पे डिफाइन करेंगे विच विल बी नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या रहेगा? आपको याद होगा कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, ये रहा आपका डाइलेक्ट्रिक, ये है डाइलेक्ट्रिक। और अपन ने एक चीज देख ली थी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, और इनकी वजह से अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बन जाती है, एंड दिस थिंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा रहे हो वो तो इस डायरेक्शन में, राइट। तो मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गई है। तो के जो होता है वो होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो है डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी, जो आपने अप्लाई करी थी, तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मतलब अगर आपको कोई कह दे कि एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, 2 है, तो उसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स कम हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब 1/2 टाइम्स हो गई है ई नॉट के, ठीक है, जो आपने अप्लाई करी थी। तो यहां से अगर अपन ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन यूज करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले। और अब अपन ये बोलेंगे कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, मतलब अब आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो आपकी ई डैश है, वो अब ई नॉट के 1/k टाइम्स हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल भी जो है वो वी नॉट के 1/k टाइम्स हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल 1/k टाइम्स हो जाएगा तो कैपेसिटेंस होता है Q बाई वी। तो मतलब ये तो था पहले ओरिजिनल वाला, तो यानी कि अगर आप स्लैब इंसर्ट कर दोगे तो जो नया वाला कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा Q बाई वी डैश। चार्ज तो आपने कुछ चेंज नहीं किया, तो वी डैश की जगह आप लिख दोगे बेसिकली V अपॉन के। तो ये जो है ये नई वाली कैपेसिटेंस जो है, आपको क्या समझ में आएगी कि नई वाली जो कैपेसिटेंस है वो असल में के टाइम्स बढ़ जाती है पुराने वाले कैपेसिटेंस से। मतलब अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, पोटेंशियल कम हुआ, और ये सारी बातें जब बैटरी वगैरह भी डिस्कनेक्टेड, बैटरी के बारे में बात नहीं कर रहे, जब बैटरी के बारे में बात करेंगे तो सारी सिचुएशंस बदल जाएगी। फिर से इसको समझेंगे। तो कैपेसिटेंस जो है वो आपका के टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं कि व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये है आपका कैपेसिटर, और अब बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो एक बात मुझे बताएं आप, बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना, राइट। तो अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है इसका मतलब यह है कि भैया पोटेंशियल तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। और क्या काम होता था? वो चार्ज सप्लाई करते जाती थी। मतलब जैसे बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। तो जैसे ही बैटरी डिस्कनेक्ट करी, जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया। जो आपका चार्ज है वो हो गया कांस्टेंट, और आपका जो पोटेंशियल है वो होगा चेंज। तो ये तो अपन को समझ में आ गया था कि भाई जो पोटेंशियल है वो तो हो जाएगा के टाइम्स कम, तो पोटेंशियल हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज। चार्ज कांस्टेंट और कैपेसिटेंस इंक्रीज। तो ये बात बिल्कुल अब समझ में आएगी अपन को कि ये जैसे मान लीजिए आपके पास कैपेसिटेंस था, आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, पोटेंशियल कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, लेकिन चार्ज कांस्टेंट रहा। और बिल्कुल सही है, चार्ज का फॉर्मूला होता है सीवी। सी जो है वो बढ़ रहा है के टाइम से, वी जो है वो कम हो रहा है के टाइम से, तो ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हुए और चार्ज कांस्टेंट रहा, राइट। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था अपने लिए। अब अगर मान लीजिए आगे जाके अपन अभी एनर्जी के बारे में बात करेंगे, अपन एनर्जी का फॉर्मूला, जितने लोगों को एनर्जी का फॉर्मूला पता है उन लोगों के लिए बता दूं, फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी कांस्टेंट हो गया, वी जो है वो डिक्रीज हो गया, तो एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है। मतलब सवाल कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको कहेंगे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है
उसमें पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, हमने पहले उसको बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, फिर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला। अब बताइए क्या क्या चीजें चेंज हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, एनर्जी भी कम हो जाएगी, राइट। मूविंग ऑन, अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, लिखा हुआ है आप लोगों के लिए भाई, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना, मतलब कि V जो हो गया वो हो गया आपका कांस्टेंट। अच्छा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो V बाई डी ही होती है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी हो गई कांस्टेंट। व्हाट अबाउट C दोस्तों, C जो हो जाएगा वो वापस से K टाइम्स बढ़ जाएगा। सो C विल इंक्रीज बाय K टाइम्स। और क्या बात हो जाएगी, फिर अपन बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो चार्ज होता है CV, तो यहां पे V जो है वो तो कांस्टेंट है और C जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो चार्ज भी जो है वो इंक्रीज करेगा। तो Q विल इंक्रीज बाय K टाइम्स। ऑलराइट, और एनर्जी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। तो V कांस्टेंट है, C बढ़ रहा है K टाइम्स, तो एनर्जी भी इस केस में बढ़ जाएगी। तो नोट्स में आप मेंशन करते जाएं चीजें, इसके ऊपर बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको तो टेबल बना के दे देंगे सीयूटी में, मैच द कॉलम की, और बोल देंगे कि भाई इस तरफ जो है वो हमने ये सब छेड़छाड़ करी, बैटरी डिस्कनेक्ट करी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला। उल्टा भी कर सकते हैं, बोलते कि पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब था अब हटा दिया है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, राइट। और कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा K टाइम्स। वही करने के लिए तो डायरेक्ट स्लैब अपन ने डाला था, राइट। तो यहां तक अपन ने बात कंप्लीट कर ली है अपनी, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको अब अपन को वर्ड्स में देखना है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फुली ऑक्यूपाइंग द रीजन। अब ये स्पेशल मेंशन है यहाँ पे कि फुली ऑक्यूपाइंग द रीजन। क्यों भैया, क्योंकि एक और बात आती है जहां पे बोला जाता है कि पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, तो इसका भी डेरिवेशन आज की क्लास में अपन खत्म कर ही देंगे। हालांकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में अब पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और क्वेश्चन के फॉर्म के अलावा इसको आपको सीयूईटी में या किसी भी मल्टीपल चॉइस एग्जाम में आपको इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। Dielectric constant of a substance is the factor by which the capacitance increases from its vacuum value when the dielectric is fully inserted in between the plates of the capacitor. The product epsilon naught K is called the permittivity of the medium and is denoted by epsilon. तो ये तो अपन ने पिछली वाली क्लास में भी ये चीजें अपन ने देखी थी। याद है आपको, अपन ने ये चीज के बारे में बात करी थी कि भाई जो एप्सिलॉन आर है दैट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वो यही चीज तो बोल रहे हैं कि एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली आपका एप्सिलॉन आर जो है वो आप उसको के लिख सकते हो। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं कि अगर पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक आ जाए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई मेटल के बारे में क्या ख्याल है। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल कितना होगा, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 0, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के। तो अगर नेट 0 हो जा रही है तो के जरूर इनफाइनाइट रहा होगा। तो एक तो ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार ये बोल दिया जाता है कि भाई हमने बीच में कॉपर की प्लेट डाल दी या एल्यूमिनियम की प्लेट डाल दी, तो मेटल है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी इनफाइनाइट। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वो बोलें कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमारे पास एक ऐसा कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है, मतलब कि एक डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके का है हमारे पास, सिर्फ इतने ही रीजन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला गया है, और जो टोटल सेपरेशन है वो है D, और जो इसकी थिकनेस है वो है T, राइट। ये है आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट, ये है नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट। इस केस में जो कैपेसिटेंस निकल के आता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T अपॉन K।
डेरिवेशन की अगर जरूरत है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑल द डेरिवेशन सिंपल है, कैसे करना रहेगा अपन को। यहाँ पे अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अब दो रीजन्स कर दीजिए। एक वो वाला रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे डाइलेक्ट्रिक है, तो उस वाले रीजन में हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन के। और एक वो वाला रीजन जहां पे नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर पोटेंशियल की बात करोगे, वी नेट की बात करोगे, तो जहां पे डाइलेक्ट्रिक है वहां पे हो जाएगा ई नॉट बाय के इंटू टी, और जहां पे नहीं है वहां पे हो जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले तक पहुंच सकते हो। बस इसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप में C इज इक्वल्स टू Q बाई V में बस V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। अच्छा दिया ही हुआ है, यहाँ पे स्पेस दी हुई थी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर कभी वो अपन को मेटल बोल दें तो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो होता है इनफाइनाइट। ऑलराइट दोस्तों, तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो टी अपॉन के जो है वो जीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी से डरने की जरूरत यहाँ पे अपन को नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, बहुत सिंपल सी बात, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पे उल्टा रहता है। कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आई होप डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ग्रेड 10 से आप ये वाले कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करते आ रहे हो, कैपेसिटेंस में किया है, लेकिन बात एक ही है। करना कैसे रहता है एक बार थोड़ा सा एक बार बता ही देते हैं, इतना सब तो हो ही गया है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे मान लीजिए ये है कैपेसिटेंस सीरीज में। बेसिक कॉन्सेप्ट सब में सेम है। सीरीज जब जब आएगा, चार्ज या करंट जिसकी भी बात कर रहे होगे वो चीज कांस्टेंट रहेगी। ये है मान लीजिए C1 C2 C3, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे V1 V2 V3, राइट। तो नेट पोटेंशियल लिख दीजिए V1 प्लस V2 प्लस V3। नेट पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा आपका नेट पोटेंशियल। V1 की जगह पे आप लिख सकते हो Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3, और V नेट की जगह लिख सकते हो Q बाई C इक्वेलेंट। तो Q सब कैंसिल, आंसर आ गया 1/C इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कैपेसिटर जब कनेक्टेड रहेंगे सीरीज में तब जो सेकंड वाली प्लेट है वो फर्स्ट वाली प्लेट के साथ कनेक्टेड रहेगी, एंड सो ऑन। द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स ऑन द कैपेसिटर। देन पैरेलल की अगर बात करें तो आई होप अब तो पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं होगी। सी इक्विवेलेंट डायरेक्टली हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे क्या बात बोली जाती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 3 कैपेसिटेंसेस हैं, और ये है C1 C2 C3, ये है Q1 Q2 Q3, और यहां से Q आ रहा है, तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और सब में C भी डाल दीजिए, आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अगर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की बात करें तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। फॉर्मूला डिराइव कहां से होके आए हैं, तो जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे कैपेसिटर है, अपने पास एक बैटरी है, एक अपने पास की है, और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V है, सॉरी इसका पोटेंशियल ठीक है V मान लेते हैं। यहां से मान लेते हैं कि अपन तो DQ चार्ज यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, और इसका कैपेसिटेंस है C। तो अपन को पता है कि भाई स्मॉल चार्ज DQ स्टोर कराने के लिए वर्क जो करना पड़ेगा वो भी स्मॉल करना पड़ेगा, तो DQ इंटू V करना पड़ेगा वर्क, राइट, जाहिर सी बात है। तो अब अगर मान लीजिए अपन यहाँ पे बोल देते हैं कि V की जगह पे अपन डाल देते हैं Q बाई C इंटू DQ, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, तो Q को इंटीग्रेट करेंगे Q के टर्म्स में तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, तो ये हो जाएगी आपकी एनर्जी। तो एक फॉर्मूला ये होता है Q स्क्वायर बाई 2C। Q की जगह पे अगर आप CV डाल दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, C से C कैंसिल, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला आ गया। या दूसरा फॉर्मूला दे सकते हैं, V की जगह पे डाल देंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला एक आ जाएगा QV, राइट। तो तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले अपन को पता रहने चाहिए।
ठीक है, तो ये तो हो गई एनर्जी स्टोर्ड की बात। एनर्जी स्टोर्ड के बाद अगर अपन आगे बढ़े तो यहाँ पे अपन बात करेंगे हमारे लॉस ऑफ एनर्जी की। लॉस ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटेंस है, दो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C1, ये चार्ज किया गया V1, इसके पास चार्ज रहा होगा कुछ Q1, और एक अपने पास कैपेसिटर है C2, इसका पोटेंशियल है V2, इसके पास चार्ज है Q2, और इन दोनों को अपन ने कनेक्ट कर दिया है। अगर अपन इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। क्यों होगा लॉस ऑफ एनर्जी? क्योंकि कनेक्ट करने पर चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, और जब चार्ज फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और वही हीट जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी का कारण रहेगी, राइट। तो इनिशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी रहेगी? इनिशियल एनर्जी रहेगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और फाइनली एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो फाइनली एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर प्लस हाफ C2 कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। और लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब होता है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बता दूं तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन V1 प्लस सॉरी अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये होता है लॉस का फॉर्मूला। ऑलराइट दोस्तों, और अगर कॉमन पोटेंशियल की अपन बात करें, थोड़ा सा कॉमन पोटेंशियल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कॉमन पोटेंशियल की अपन बात करें तो कॉमन पोटेंशियल में अपन ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई भी एक कंडक्टर है, यहाँ पे आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, इसके पास पहले चार्ज था Q1, इसके पास पहले चार्ज था Q2, ठीक है, और इनको फिर आपने कनेक्ट कर दिया, इसके पास पहले पोटेंशियल था V1, इसके पास था V2। तो भाई जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, तो Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये Q1 Q2 डैश क्या है? ये है बाद वाले पोटेंशियल की कनेक्ट करने के बाद मान लेते हैं कि चार्ज यहां से यहां फ्लो किया होगा कुछ ना कुछ, तो फ्लो किया होगा तो एक से कम हुआ होगा, एक पे बढ़ा होगा, तो लेकिन टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सही है ये बात? तो अगर ये बात अपन को समझ आ गई तो Q1 की जगह अपन लिख सकते हैं C1 V1, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं C2 V2, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं C1 इंटू VC, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं C2 इंटू VC। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है दोस्तों C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो जाता है आपके कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। ऑलराइट फ्रेंड्स, मूविंग ऑन। पिक आउट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या होता है 1/2 QV। आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं, ठीक है, तो बाकी कोई भी फॉर्मूला नहीं रहेगा, 1/2 QV इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। देन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, तो C1 जो है वो दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरेड, एंड V1 जो दिया हुआ है वो है 20 वोल्ट। अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड, और पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 वोल्ट। दीज टू आर कनेक्टेड टुगेदर, ऑन डूइंग सो कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी? तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है, जो आपका चेंज नहीं, जो आपका लॉस ऑफ एनर्जी है, दैट विल बी गिवन बाय 1/2 C1 C2। तो 2 इंटू 3 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो का तो स्क्वायर हो जाएगा, इंटू V1 माइनस V2, तो 20 माइनस 30 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और एक माइक्रो, तो एक माइक्रो तो कैंसिल हो जाएगा, राइट दोस्तों, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 100 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस विल बिकम 20, एक माइक्रो है तो 60 माइक्रो जूल्स जो है वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब आई होप आपको ये वन शॉट वीडियो भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और डाउट्स बचे हैं आपके तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि CUET 23 की प्रिपरेशन फुल फ्लो में स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पे सुपर ग्रेड्स में सिर्फ वन शॉट वीडियो ही नहीं, सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से वेल रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से अपना काम नहीं बनेगा, हमें एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए। उसके लिए
मॉक पेपर्स अपलोडेड हैं टॉप रैंकर्स की साइट पे, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर के बहुत ही अच्छी तरीके से मॉक पेपर्स बनाए गए हैं। वो मॉक पेपर्स का इंटरफेस से लेकर क्वेश्चन का टाइप सब कुछ मिमिक करता है आपके सीयूईटी एग्जाम को, राइट। मॉक पेपर्स के बाद चाहे उनके वीडियो सॉल्यूशंस हो या उनकी आंसर की हो, वो रेडिली अवेलेबल रहते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूं एक बार आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पर जाएं, फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करें। जो भी लोग कॉमर्स स्ट्रीम के लिए हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, साइंस स्ट्रीम के लिए कोर्स अवेलेबल है, एंड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स फ्रॉम ह्यूमैनिटीज भी है हमारे पास, ठीक है। तो चाहता हूं कि आप लोग एक बार जाएं टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पर, अपनी डिटेल्स फिल करें, एक फ्री डेमो अटेंड करें एंड अपनी सीयूईटी की प्रेप को और बूस्ट करें। तो विद दिस आई टेक योर लीव। तो मिलते हैं अब एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड विशेस फॉर द फेस्टिवल्स, बाय बाय।